ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं डिसोल्यूशन वाला चैप्टर। इसके पहले लॉन्ग सम्स मैंने आपको करवाए थे एंड जितने लॉन्ग सम्स मुझे करवाने थे वो मैं करवा चुका हूँ। प्रैक्टिस करना बाकी के सम्स एंड जो डाउट्स हो वो मुझे पूछना। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, मतलब अब मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको, जर्नल एंट्री वाले सम्स। मतलब इस चैप्टर के मेनली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है लॉन्ग सम्स एंड दूसरा पार्ट है जर्नल एंट्रीज। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पहले जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है एंड पहले जर्नल एंट्रीज देने के बाद आपको लॉन्ग सम्स दिए हुए हैं। मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। मतलब पहले ही आपको बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज सीखो एंड उसमें दिमाग लगाओ, फिर ये आपको बोल रहे हैं अकाउंट्स में उसके कैसे इफेक्ट्स करते हैं वो सीखो। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लॉन्ग सम सिखाता हूँ एंड लॉन्ग सम में इफेक्ट्स कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। एक बार लॉन्ग सम्स आ गए फिर उसमें से जर्नल एंट्री बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा लॉन्ग सम्स पहले कराता हूँ, फिर उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज कराता हूँ, क्योंकि अब जर्नल एंट्रीज करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, ध्यान से अपने दिमाग में अकाउंट्स बना के रखो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रूल्स अपने दिमाग में बिठा के रखो। ठीक है, क्योंकि वो अभी जो रूल्स अभी तक आपने लॉन्ग सम में सीखे वही आपको जर्नल एंट्री में काम आने वाले। स्टार्ट करते हैं। Adhiraj and Karan were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ये इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, मैंने लिख दिया साइड में। फिर लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। मतलब ये फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2018 को। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड बैंक, यहाँ पे एक और नीचे भी लाइन कर देता हूँ, अदर देन कैश एट हैंड एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि ये जो जर्नल एंट्रीज आप करने वाले हो अभी, इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हम करते हैं वो हो चुका है। अब अगर आपको अच्छी तरह से आपको याद है तो फर्स्ट स्टेप में हम सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंड सारी की सारी लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मली उसकी भी जर्नल एंट्री होती है, अकाउंट्स को क्लोज करने की जर्नल एंट्री होती है नॉर्मली, पर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो हो चुका है, मतलब ट्रांसफर हो चुके हैं एसेट्स, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, तो हमको वो वाली जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होता मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर ऑफ 70,000, मतलब फर्नीचर था हमारा 70,000 का। नॉर्मली क्या होता है, फर्नीचर को हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखेंगे डेबिट साइड पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट एंड अमाउंट में आएगा 70,000 एंड 70,000। मतलब नॉर्मली ये जर्नल एंट्री होती है। अब अपने दिमाग में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। चलो स्टार्टिंग में बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक रफ रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ। हम उसमें कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में टू एसेट्स अकाउंट एंड फिर उसके नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर एंड अमाउंट में मैं लिख देता हूँ 70,000। तो आपको एंट्रीज कैसे बनानी है, ठीक है, एंट्री इस तरीके से बनती है। अगर आपने लेजर एंड पोस्टिंग चैप्टर सीखा है 11th में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बनती है अकाउंट में से। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हुआ और टू वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्रेडिट होगी। मतलब यहाँ पे जो भी टू वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्रेडिट होगी एंड बाय वाली जितनी भी चीजें हैं वो डेबिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी थिंकिंग रखनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है नहीं करनी है। अब ये जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है इस पे मैं कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं। इस पे LF का कॉलम मैंने नहीं बनाया है एंड मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, हर एक जर्नल एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना होता है। बीन फर्नीचर सोल्ड, बीन बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ओके, बीन एक तरीके से अधीरज लोन पेड, वो सब नरेशन मैं नहीं लिखने वाला हूँ। वो कंपलसरी होता है, आपको उसमें कुछ भी लिखना होता है, क्वेश्चन ही भले कॉपी कर दो चलेगा, पर वो नरेशन आपको लिखना होता है कंपलसरी। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में LF का कॉलम बनाना होता है कंपलसरी। ठीक है, वो बनाना मैंने नहीं बनाया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको बनाना है। स्टार्ट करते हैं अभी सम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर ऑफ 70,000 वाज सोल्ड फॉर 68,000 एंड ऑक्शनियर कमीशन अमाउंटेड टू 2,000। मतलब
70,000 का फर्नीचर 68,000 में बेचा एंड उस पर भी 2,000 रुपीज ऑक्शनियर ने कमीशन दिया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको कितने पैसे मिले उतने पैसे कैश या बैंक अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट एंड हमको 68,000 में से 2,000 काट के 66,000 रुपीज मिलने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा 66,000 रुपीज डेबिट साइड पे। एंड दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड वहां पे क्रेडिट होगा 66,000। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है ये डायरेक्टली, अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ अकाउंट्स बना के इसका पहले इफेक्ट समझा देता हूँ। बैंक अकाउंट भी बना देता हूँ एक, या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैश स्लैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट। ठीक है, तो अब कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो फर्नीचर बिक गया तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, मतलब पहले सारे एसेट्स को क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होता है। अभी सारे एसेट्स को बेचते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट एंड मैं ब्रैकेट में हमेशा लिखता था एसेट्स रियलाइज्ड, अगर आपको लॉन्ग सम्स याद है ऑब्वियसली। ठीक है, एंड फिर उसके नीचे मैं यहाँ पे लिखता फर्नीचर एंड फर्नीचर के हमको 66,000 रुपीज मिले। एंड दूसरा उसका इफेक्ट फिर मैं टोटल करके लिखता हूँ, पर यहाँ पे एक ही है तो टोटल करके फिर मैं कैश एंड बैंक अकाउंट में जाता था, मैं यहाँ पे लिखता था टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये स्टार्टिंग में मैं बता के दिखा रहा हूँ अकाउंट्स वगैरह बना के, उसके बाद मैं डायरेक्ट एंट्रीज करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये फिट कर लो। फिर हम कैश एंड बैंक अकाउंट में जाते थे, डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखता था एसेट्स रियलाइज्ड अकाउंट एंड फिर मैं अमाउंट लिखता था 66,000। अब आप एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में से बनाओ या कैश एंड बैंक अकाउंट में से बनाओ, बात एक ही, अमाउंट उसका इफेक्ट जो है वो सेम ही आएगा। मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट से अगर आप बनाते हो तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट और टू वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बन गई। अच्छा, आप रियलाइजेशन अकाउंट में से अगर एंट्री बना रहे हो तो बाय वाली सारी चीजें डेबिट होती है, मतलब ये कैश एंड बैंक अकाउंट बाय वाली चीज है तो ये होगी डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप किसी भी अकाउंट में से एंट्री बना सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में इन ये अकाउंट्स जो है वो चलने चाहिए। तो ये इसकी पहली एंट्री हो गई। ऑक्शनियर का कमीशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ऑक्शनियर का कमीशन आपने शो क्यों नहीं किया, तो ऑक्शनियर का कमीशन हम शो नहीं करते हैं। जब हम कोई भी एसेट बेचते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं होती एसेट बेचने के टाइम पे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने पैसे मिले, तो 66,000 रुपीज मिले, मैंने उसकी एंट्री कर दी। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन है अधीरज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वॉज पेड। अभी अधीरज जो है वो पार्टनर है, अभी उसका लोन जो है वो हमने पे किया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अधीरज लोन अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट एंड अमाउंट के कॉलम में जितना इसको पे किया है 35,000 रुपीज वो यहाँ पे लिख देंगे 35,000 डेबिट साइड पे एंड 35,000 क्रेडिट साइड पे। इसका भी अगर मैं अकाउंट के हिसाब से बना के दिखाऊं तो अधीरज के लोन का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अधीरज लोन अकाउंट। ये एकदम रफ में मैं बना रहा हूँ, आपको बनाना भी नहीं है अगर आपको डायरेक्टली एंट्रीज करनी आती है तो। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट, मतलब ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब यहाँ पे अधीरज ने हमको लोन दिया है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड फिर मैं यहाँ पे लिखता 35,000 रुपीज। अभी हमने पे किया है, ठीक है, तो जब पार्टनर को लोन पे करते हैं तो पैसे में पे करते हैं, और अगर हमने अगर पार्टनर को लोन पे किया तो पैसे में हम उससे पेमेंट नहीं लेते हैं, हम उसके अकाउंट में से पैसे काट लेते हैं। तो अधीरज के लोन अकाउंट में जब पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो पैसे गए हमारे, अब पैसे आते हैं तो हम डेबिट करते हैं और पैसे जाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बेसिक रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कैश एंड बैंक अकाउंट पे 35,000 क्रेडिट करूंगा एंड कैश एंड बैंक में हुआ क्रेडिट, तो अधीरज के लोन अकाउंट में क्या होगा
डेबिट होगा 35,000। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, या सपोज करो सिर्फ कैश अकाउंट या जो भी अकाउंट है। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अधीरज लोन अकाउंट। ठीक है, अब आप जर्नल एंट्री किसी भी कहीं से भी बनाओ, कैश एंड बैंक में से बनाओ या अधीरज के लोन अकाउंट में से बनाओ, आपकी मर्जी। अधीरज के लोन अकाउंट में से बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा, मतलब अधीरज लोन अकाउंट डेबिट एंड टू वाला हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अधीरज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, या आप कैश एंड बैंक अकाउंट में से बनाओ तो बाय वाला हमेशा डेबिट होता है, तो अधीरज का लोन अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। मतलब किसी भी तरीके से सोचो, पर सोचो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में पहले जर्नल एंट्रीज दी हुई थी, जो कि मेरे को गलत लगता है। मतलब अगर जर्नल एंट्रीज पहले सीखोगे तो पहले आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर बाद में मेरे को आपको ये अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी सिखाने पड़ते। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब मेरे लिए जर्नल एंट्री समझाना एंड आपके लिए जर्नल एंट्री समझना दोनों के लिए इजी हो गया। मतलब आपको अभी अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट्स में कैसे किस साइड एंट्री होती है वो आपको पता है, बस अभी मेरे को ये बताना है कि इस अकाउंट में से जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस वो आपके दिमाग में अभी फिट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते, थर्ड नंबर पे आ जाते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक at a discount of 20% while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost। तो स्टॉक था 80,000 का। नॉर्मली इसको क्लोज करने की एंट्री होती है, पर मैं वापस से बोलूंगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सम में एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब वो स्टार्टिंग वाली एंट्री हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब ये स्टॉक में से करण जो है वो 50% का स्टॉक लेके गया। स्टॉक कितने का है? 80,000 का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80,000, उसमें से 50% मतलब 40,000 करंट लेके गया एंड 40,000 रिमेनिंग स्टॉक है। अब जो करंट स्टॉक लेके गया उस पर उससे 20% का डिस्काउंट भी लिया है, मतलब ये हो जाएगा 40,000 का 20%। ठीक है, तो 40,000 का 20% होता है 8,000, तो वो 40,000 में से 8,000 नहीं पे करेगा, तो कितने पे करेगा? 32,000 रुपीज जो है वो पे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट लेके गए, यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 32,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में 32,000, एंड फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 32,000। फिर बाकी का जो स्टॉक है वो हमने बेचा है और उस पर हमको प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो 40,000 का 30% ये होता है 12,000। तो ये स्टॉक जो है वो प्रॉफिट में बिकेगा 52,000 रुपीज में। तो पैसा आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस और चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो 52,000 रुपीज कैश आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 52,000, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स मैं आपको अकाउंट्स में भी करके दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक। स्टार्टिंग में भी स्टॉक हमारे पास 80,000 रुपीज का था। फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाते हैं कि करंट लेके गया, तो मैं यहाँ पे लिखता था बाय रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय करंट्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखता था कि भाई स्टॉक टेकन ओवर, एंड अमाउंट के कॉलम में मैं लिखता था जितने में ये लेके गया 32,000। ठीक है, एंड उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट होता था वो हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी इस टाइप के पार्टनर्स के नाम होते थे, पर्टिकुलर्स ए बी। तो उसके अकाउंट में मैं जाके यहाँ पे डेबिट करता था 32,000।
ठीक है, ये इसकी एंट्री होती थी, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, वही मैंने किया है, करंट के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। मतलब कर हम वही रहे जो हम अकाउंट्स में करते थे, पर उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। पहले हम अकाउंट में लिखते थे कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा, अभी हम वो एंट्री लिखनी है आपको कि भाई करंट के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते थे क्रेडिट साइड पे 32,000, तो अभी आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट 32,000। फिर जो बाकी का एसेट हमने बेचा वो यहाँ पे आएगा, बाय कैश एंड बैंक एसेट्स रियलाइज्ड वाली हेडिंग में। ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे कि भाई स्टॉक जो है, बाकी का स्टॉक वो बिका 52,000 रुपीज में, एंड दूसरा उसका इफेक्ट ये कैश एंड बैंक में ऐसे डेबिट साइड पे होता था टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखता था एसेट्स रियलाइज्ड, एंड फिर उसकी जो भी अमाउंट है 52,000। मतलब मैं अलग अलग नहीं लिखता था, ऑब्वियसली हम टोटल मार के एक साथ लिखते थे। ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो कैश एंड बैंक में हमने किया 52,000 डेबिट, ये रहा कैश एंड बैंक में डेबिट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट पे हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है 52,000, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 52,000, एंड टोटल मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000 रुपीज। ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसमें रिस्क ये है कि अगर इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग करोगे, एंड सपोज करो आपकी फोर्थ वाली एंट्री रॉन्ग है, तो थर्ड वाली एंट्री के मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि थर्ड वाली एंट्री आपकी सही है। पर अगर आपने कंबाइन किया एंड इन दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट आपका गलत है, तो फिर पूरी एंट्री ही गलत हो जाएगी आपकी। मतलब या तो इस तरीके से करो, या तो कंबाइन एंट्री करो। कंबाइन एंट्री में ऑब्वियसली टाइम बचेगा, पर रिस्क भी एक तरीके से उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको खुद पे विश्वास है कि आपका सब सही है, तब कंबाइन एंट्री करो, नहीं तो कंबाइन एंट्री से पंगा नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले मतलब या तो ये करना है या तो ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं करना। इसके बाद लिखा हुआ है फोर्थ नंबर, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3,000, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 of 3,000 under discount was dishonored as acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm। अब इसकी स्टोरी बताता हूँ। हमारे पास एक बिल रिसीवेबल था, वो बिल रिसीवेबल था 3,000 का। हम वो बैंक के पास लेके गए, हमने बोला भाई हमारे पास 3,000 का बिल रिसीवेबल है, हमको पैसे थोड़े जल्दी चाहिए। तो बैंक वालों ने बोला ठीक है, बिल रिसीवेबल हमको दे दो, पैसे लेके जाओ। उस पर ऑब्वियसली वो थोड़े चार्जेस लगाते हैं। तो हम 3,000 रुपए हमारे खाते में लेके अपने घर पे आ गए। बैंक वालों के पास बिल रिसीवेबल आ गया। बैंक वाले सपोज करो 1 महीने के बाद गए, एंड उन्होंने बोला कि भाई ये बिल रिसीवेबल हमारे पास है एंड आपको अभी हमको पैसे देने। तो उनको पता चला कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब बैंक करप्ट हो चुका है, अभी वो कुछ पे नहीं कर सकता। तो बैंक वाले शांति से अपने बैंक में आ जाएंगे, आपका अकाउंट खोल के आपके अकाउंट में से 3,000 रुपए कट कर देंगे वो लोग। ओके, मतलब ये एक टाइप का हमारा लॉस हो गया। मतलब 3,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में से गए। ठीक है, तो पैसे गए तो बैंक अकाउंट में क्या करते, बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते। तो ये 5,000 रुपीज जो गए वो बैंक अकाउंट में एक तरीके से क्रेडिट होगा। सॉरी 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज जो है वो गए, तो 3,000 कैश एंड बैंक में क्रेडिट होगा। एनी लॉस है, ठीक है, तो लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 3,000। तो इस तरीके से इसकी एंट्री जो है वो होगी। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, एंड पैसे गए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश या बैंक अकाउंट 3,000। ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन लिखना कंपलसरी है, ओके, वो लिखना कंपलसरी है। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। अब ये तो बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, ठीक है, एक बैलेंस शीट होती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, बैलेंस शीट दिखने में कुछ इस तरीके की होती है।
बैलेंस शीट में एक होता है लायबिलिटी साइड वाला कॉलम एंड एक होता है एसेट साइड वाला कॉलम। अब एसेट साइड पे आपको यहाँ पे कभी कभी दिया होता है P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी कभी लायबिलिटी साइड पे भी होता है। पर जब एसेट साइड पे होता है तब ये एक डेबिट बैलेंस होता है एंड ये एक डेबिट बैलेंस है जिसको हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना है, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:2। तो ये जो P&L का डेबिट बैलेंस है ये अधीरज और करण, अधीरज और करण के बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 56,000 को इनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे जाते हैं एंड फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू P&L अकाउंट एंड फिर इनके अकाउंट में मैं डेबिट कर देता हूँ भाई 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होती है, इसकी एक ही एंट्री होती है और वही हमको यहाँ पे करनी है। तो मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अधीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है इसकी 33,600 एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड इसमें भी मैं अमाउंट लिख देता हूँ 22,400 एंड टोटल 2 वाला जो है वो क्रेडिट होता है और 2 में वहां पे लिखा हुआ है P&L, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,000 रुपीज, इसके भी इफेक्ट हो गए। ठीक है, अभी इसका भी इफेक्ट हो गया, आगे बढ़ते। इसके बाद 7th ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 विच वर पेड बाय अधीरज। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन का हमारा खर्चा हो गया एंड रियलाइजेशन का खर्चा हुआ हमारा 2,000। ठीक है, पर वो अधीरज ने पे किया, अधीरज पार्टनर है। अब ये जो रियलाइजेशन का खर्चा है कितने रुपीज का 2,000 रुपीज का, ये खर्चा हमारा है, बिजनेस का है, पर किसने पे किया है, ये अधीरज ने पे किया है। तो ठीक है, खर्चा हमारा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करें। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड जितना भी खर्चा था, कितना खर्चा था 2,000 रुपीज, ही हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा है एंड अधीरज ने पे किया है तो अधीरज का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब खर्चा हमारा है तो हम ही पे करेंगे। मतलब ये इन शॉर्ट हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट एक तरीके से उसको पैसे हम लोग वापस दे रहे हैं कि भाई तूने हमें ये पैसे पे किए, ये खर्चा हमारा है तो बिजनेस ही पे करेगा, तो उसके अकाउंट में ये कैपिटल कर देंगे हम लोग। तो ये 7 जनरल एंट्रीज इसकी हो गई। ये थर्ड वाली स्टार वाली जनरल एंट्री करो या 3 और 4 जनरल एंट्री करो, दोनों में से कोई एक ही करो, दोनों नहीं करना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है जो लोग ऐप पे देख रहे हैं और ये उसकी जनरल एंट्रीज है, पॉज कर करके लिखते जाओ। ठीक है, अच्छा आपको अगर वर्किंग नोट्स चाहिए तो ये उसके वर्किंग नोट्स हैं, वो भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो कोई काम के मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपको ये अपने दिमाग में फिट करना है, पर स्टार्टिंग में लिख लिख के करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने भी एकदम रफली बनाए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी एग्जाम्पल 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज करो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 20,000। मतलब एक फर्नीचर था जिसकी पुरानी वैल्यू राइट ऑफ हो चुकी थी। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि राइट ऑफ हो चुका है, अनरिकॉर्डेड है। अभी इसको बेचा तो 20,000 मिले, तो सबसे पहले तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 20,000 रुपीज हमको मिले एंड दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा एंड 20,000 रुपीज। मतलब सेम वही, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट। ठीक है, एंड इसके नीचे चलो थोड़ी लाइन छोड़ के मैं व्यवस्थित तरीके से कैश एंड बैंक अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट
एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट पे हम लिखते हैं बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड ब्रैकेट में लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर, फर्नीचर में मैं लिखूंगा 20,000, एंड फिर जो भी इसका टोटल होगा वो कैश एंड बैंक में, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, एंड यहाँ पे अमाउंट में हम लिखते हैं 20,000। तो अब भले यहाँ से एंट्री बनाओ कि ऊपर से एंट्री बनाओ, एंट्री सेम ही बनेगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। मतलब कैश एंड, मैं ऐसे देखता हूँ कि कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे मैंने अमाउंट लिखी तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं ऐसे देखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debts, paid 70%। मतलब एक Z था जो हमारे पैसे खा गया था 10,000, अभी बिजनेस बंद हो रहा है तो उसको दया आ गई हमारे ऊपर, ठीक है, एंड अभी वो हमें 70% दे रहा है। अब हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू 10,000 रुपए तेरे तो देने बाकी हैं, तो उसमें से 70% क्यों दे रहा है, क्योंकि वैसे भी वो पैसा बैड डेट्स हो चुका है, मतलब गया है वो पैसा, वैसे भी लॉस हो चुका है। अभी जितना मिल रहा है हाथ जोड़ के वो पैसा ले लेंगे। तो 10,000 का 70% होता है 7,000 रुपीज, वो हमको मिलेगा। तो सबसे पहले तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा क्योंकि पैसे आए। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, एंड 7,000 रुपीज आया हमारे पास। अच्छा, ये बैड डेट रिटर्न है, बैड डेट रिटर्न जो है वो हमारे लिए इनकम होती है, ओके, प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम होती है। तो इनकम को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, मतलब इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक में बैड डेट्स रिटर्न, एंड अमाउंट में मैं लिखूंगा 7,000, एंड कैश एंड बैंक में वो डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,000, ठीक है। मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पे लिखा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड लिखा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री, A agreed to take over firm's goodwill not recorded in the books at 50,000। मतलब A जो है उसने बोला कि मैं फर्म का गुडविल बिजनेस बंद होने के बाद भी यूज करना चाहता हूँ, तो ये डिसाइड किया गया कि उसको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये सिंपल है, मतलब जब कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं उसका नाम, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल टेकन ओवर, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000। एंड दूसरा ऑब्वियसली इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। मैं यहाँ पे एक डमी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे होता है ए का कॉलम, यहाँ पे होता है बी का कॉलम, फिर ए का कॉलम एंड बी का कॉलम, एंड उसमें मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा 50,000, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में होता है गुडविल टेकन ओवर, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। पर इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है तो वो मैंने यहाँ पे डेबिट किया। यहाँ पे मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, ये रहा 50,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, वापस से अनरिकॉर्डेड एसेट, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 55,000, इट इज टेकन बाय बी अ पार्टनर एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर है, अनरिकॉर्डेड था तो स्टार्टिंग वाली एंट्री नहीं होगी, पर अभी इसमें से मतलब 5,000 में से 30% माइनस कर गया, 5,000 का 30% होता है 1,500 काट के बी जो है ये 3,500 में लेके जाने वाला है। सेम वही इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट,
एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3500 एंड बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है 3500 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंप्यूटर टेकन अवे या कंप्यूटर टेकन ओवर, ठीक है, जो भी लिखते हैं। इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है तो वो मैं यहाँ पे वही करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 3500। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है 5th नंबर, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग टू 20,000 बीन 1,000 शेयर्स, मतलब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में 1,000 रुपीज के एक तरीके से शेयर्स है। ओके अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैट हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, मतलब बुक्स में से राइट ऑफ कर दिए थे, पर अभी दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 15 रुपीज ईच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। एक्चुअल में इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द नहीं यूज करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द को कट करके यहाँ पे लिखो दीज इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इन देयर P&L रेशियो, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना एक अलग शब्द है, हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कभी भी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एसेट्स हमेशा टेकन ओवर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द लिखा हुआ है ये बहुत गलत शब्द है, इसको कट करो, यहाँ पे लिखो these investments are taken over by partners in their P&L ratio, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर लेके जा रहे हैं एंड उनके ओल्ड रेशियो में लेके जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एज कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, एंड उसके नीचे मैं लिखूंगा बाय बीज कैपिटल, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टमेंट्स है 1000 शेयर्स है एंड हर एक शेयर 15 रुपए का, तो बेसिक कैलकुलेशन है 1000 शेयर एंड 15 रुपए का हर एक शेयर, तो 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है एंड इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मैं सपोज करूंगा 1:1 है, ठीक है। तो मतलब 7,500 एंड 7,500 एंड रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा 7,500 एंड 7,500, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे बनेगी 5th एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, $7,500। ये आपका आंसर हो गया। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ फटाफट, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, पॉज करके लिखना, एंड ये उसकी वर्किंग नोट्स है अगर आपको चाहिए।